मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। आप सभी का मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर एक वीडियो लेकर आए हैं और आपको पता था हमने अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा था, अनबॉक्सिंग वीडियो इस डिजिटल स्क्रीन का। उसके बाद हमने वादा किया था कि माताजी का प्रथम वीडियो लेके आएंगे, वो भी हमने अभी कल परसों डाला है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। और आज इस क्लास का एक तरीके से प्रथम वीडियो हमारे लिए, माताजी के बाद हमारी क्लास का प्रथम वीडियो है, ये आप समझ लें। आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। मुद्दा ये है कि ये जो कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है, खास करके भारत, बल्कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, लेकिन उसमें कहीं ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो भारत पर हुआ है। तो क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, क्या उसमें चाइना की क्या जिम्मेदारी बनी है, चाइना ने क्या वहाँ पर षड्यंत्र खेला है, उस पर बात करेंगे। हमारे भारत देश की वर्तमान स्थिति क्या है, किस प्रकार से भारत देश पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और कहाँ कहाँ लापरवाही की जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। और वैक्सीन डोजेज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा वीडियो आप जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। मित्रों, मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, गए साल की बात थी जब हम पहली बार हमने कोरोना का नाम सुना था। और ये जो है वो आया था आपका इस नालायक देश चाइना। आपने नाम सुन रखा है चाइना, पूरे विश्व का सबसे नालायक देश चाइना है। उसके वहाँ पर ये वुहान सिटी से ये वायरस लीक हुआ और यहाँ से लीक होते हुए ये इंडिया के अंदर भी इसने एंट्री मारी और लगभग पूरे विश्व के अंदर ये बहुत तेज गति से स्प्रेडिंग करते हुए फैल गया था। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर इसका इफेक्ट गए साल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको देखने को मिला, अन्य देशों के अंदर भी हमको देखने को मिला। चाहे कोई ऐसा भी देश हो, विश्व के किसी नक्शे में ऐसा कोई देश नहीं बचा था जहाँ पर देखने को नहीं मिला हो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसके काफ़ी भारी परिणाम देखने को मिले, इटली के अंदर देखने को मिले, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका तो बहुत बुरी तरीके से गए साल इसका शिकार हुआ था। लेकिन वो थी फर्स्ट वेव में इंडिया के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं हुआ था, हमने स्थितियों को संभाल लिया था मित्रों। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड वेव आई है, इस सेकेंड वेव में पूरा विश्व लगभग कवर कर चुका है। और इजराइल के बारे में तो आपको पता ही है, इजराइल और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने अपने आप को मास्क फ्री घोषित कर दिया। और अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि अमेरिका ने भी अपने आप को मास्क फ्री घोषित कर लिया है। इजराइल ने तो सबसे पहले, इजराइल तो पूरे विश्व के अंदर पहला देश था जिसने अपने आप को मास्क फ्री कर लिया और सभी का टीकाकरण उसने कंप्लीट कर लिया, वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया था। तो लगभग विश्व के अधिकतर देश इस चीज़ से उभर चुके हैं। लेकिन क्या कारण है कि हमारा प्यारा भारत इससे जूझ रहा है? तो आइए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर भारत इतनी बुरी तरीके से इस पर क्यों जूझ रहा है। इसका एक हाल ही में एक आर्टिकल जो है ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है, ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने वहाँ से एक रिपोर्ट लीक की है और उन्होंने बताया उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या बताया है। ये रिपोर्ट जो है PLA की है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। PLA जो है वो चाइना की सेना का नाम है ना, चाइना की सेना का नाम है ये आपका PLA, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, ये इसका नाम है, फुल फॉर्म है। और इन्होंने 2015 के अंदर एक डिस्कशन की है मित्रों। ये ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के अंदर खुलासा हुआ है, जिसकी पूरी थ्योरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अकॉर्डिंग टू न्यूज एजेंसी ANI, इन्होंने ये दावा किया है कि ये सार्स नाम का एक वायरस था, सार्स नाम का जो एक वायरस था उसके अंदर कहीं ना कहीं सुधार करके न्यू स्पीसीज, मैन मेड वायरस की न्यू स्पीसीज आपको दिखाई दे रहा है मित्रों। मैन मेड वायरस यानी कि इंसान द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए हुए वायरस को यहाँ पर दिखाने का काम किया है। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर आपके ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के जो पीटर जेनिंग्स है, उन्होंने ये बात कही है कि इस पूरी वायरस के पीछे, इस पूरी महामारी को षड्यंत्र किया गया है। चाइना के अंदर आर्मी ने इसको षड्यंत्र किया है। तो कहीं ना कहीं मित्रों ये काला कारनामा चाइना का यहाँ पर उजागर हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। साइंटिस्ट इन चाइना डिस्कस्ड वेपनाइजिंग कोरोना वायरस इन 2015।
साइंटिस्ट इन चाइना डिस्कस्ड वेपनाइजिंग कोरोना वायरस इन 2015। ये रिपोर्ट कह रही है मित्रों, ये रिपोर्ट क्या दावा कर रही है? ये रिपोर्ट दावा कर रही है कि आज से ठीक 5 साल पहले ही, यानी 2019 से इसका जो कोरोना वायरस का नाम हमने सुनना प्रारंभ किया। विश्व के अन्य देशों के अंदर अगर आप देखें तो 2019 दिसंबर के अंदर पहला केस देखने में आया, पहला दूसरा केस चाइना के अंदर से वुहान से देखने में आया था और फिर चारों तरफ फैला। भारत की अगर मैं बात करूं तो मार्च 2020 से कोरोना वायरस से इफेक्टेड होना भारत प्रारंभ हुआ था। तो मैं आपको बताऊं, ये 2015 से ही कोई देश यदि प्लान कर रहा है तो क्या ये बायोवार की तरफ नहीं लेकर जा रहा है क्या? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, परंतु तृतीय विश्व युद्ध बायोवॉर का एक शक्ल लेने जा रहा है मित्रों। और आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत चाइना कर चुका है। उसने एक तरीके से बायोवॉर और बायो वेपन के रूप में इस कोरोना वायरस को यूज में लिया है मित्रों। ये वहाँ की पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी ने वहाँ पर डिस्कशन किया था 2015 के अंदर कि हम आखिर कैसे इस वायरस को फैला सकते हैं और कैसे लोगों को घर बैठे यहाँ से इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2015 से कोरोना वायरस वहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा कुछ किट्स भी, जो किट्स अब हमको जरूरत पड़ रही है 2020 के अंदर, 2021 के अंदर हमको जरूरत पड़ रही है कोरोना किट की, वो किट चाइना 2015 से बनाना प्रारंभ कर चुका था मित्रों। ऐसी खबरें आने लगी है और इस रिपोर्ट के बाद में चाइना पूरी तरीके से नंगा हो चुका है। लगभग ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ साथ पूरे विश्व के मीडिया इस बात को कवर कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस को हम बिल्कुल भी नेचुरल वायरस नहीं मानेंगे, प्राकृतिक वायरस नहीं मान करके इसको हम क्या मान रहे हैं? इसको हम मान रहे हैं मैन मेड वायरस, यानी जानबूझ करके लीक किया गया है और इसको शक्ल दी गई है, किसकी महामारी की शक्ल दी गई है। ऐसी रिपोर्ट आनी शुरू हुई है जो कि एक वायरस था सार्स वायरस। इस सार्स वायरस के अंदर सुधार करके कोरोना वायरस को ईजाद किया गया है। तभी तो आप देख रहे हो मित्रों कि ये जो वायरस की जो स्प्रेडिंग है वो ना गर्मी में से कोई इफेक्ट हो रहा है, ना किसी मौसम से इफेक्ट हो रहा है, ना कोई दूसरी चीज़ों से इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसी सारी जो सिम्टम्स इसके जो दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेचुरल वायरस की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं मित्रों। ये बायोवॉर की तरफ इशारा है। ये बायोवॉर छेड़ चुका है, अमेरिका को भी काफ़ी कुछ इसमें नुकसान हुआ है। तो ऐसी काली करतूतें आपको देखने को मिलती है चाइना की। तो ऐसे घटिया देश चाइना के बारे में आप क्या कहेंगे, जो सामने से छाती पर वार करने के बजाय पीठ पीछे इस प्रकार के वायरस स्प्रेडिंग करके और लोगों के साथ बायोवॉर करने का काम कर रहा है। और आप अभी देख रहे हैं लगभग 32 लाख से अधिक लोग, लगभग 32 से 33 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं पूरे विश्व के अंदर। ये ग्राफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए मित्रों, भारत की बात करता हूँ तो फर्स्ट वेव जो है भारत के अंदर 14 मार्च से लगभग शुरू होनी स्टार्ट हो गई थी। 20 के आसपास केस उस समय आए थे और 7 दिन के अंदर 20 से अधिक केस बढ़ चुके थे। फिर आपको मालूम है कि जनता कर्फ्यू लगा भारत के अंदर और जनता कर्फ्यू के बाद 24 मार्च के बाद से लगभग लॉकडाउन की शक्ल ली और फिर वो लगातार बढ़ते पूरा 2020 खा गया था इस लॉकडाउन के अंदर। लेकिन फिर आप देखेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पर इस ग्राफ को देखेंगे तो ये धीरे धीरे सितंबर के अंदर थोड़ा पीक पर आया और फिर धीरे धीरे सितंबर से नीचे जाना शुरू हुआ ये, और नवंबर दिसंबर आते आते लगभग ये ग्राफ नीचे गया कोरोना वायरस का। फिर फरवरी के अंदर ये ग्राफ फ्लैट हुआ और मार्च के आसपास थोड़ा सा पीक लेते हुए मई, अभी जो 3 मई का दिन है वहाँ ये भारत के अंदर इस ग्राफ ने पीक ले ली मित्रों। और इस मई के अंदर तबाही मच गई मित्रों, तबाही मच गई। अप्रैल और मई के अंदर सबसे ज़्यादा तबाही जो मची है वो भारत के अंदर मची है मित्रों। विश्व के अन्य जो देश हैं वो कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण कर पा रहे हैं, लेकिन भारत का क्या ऐसा कारण हो गया है कि सबसे ज़्यादा तबाही हमारी इस सेकेंड वेव के अंदर मच रही है। फर्स्ट वेव के अंदर लगभग हम नियंत्रण पर चल रहे थे, लेकिन सेकेंड वेव के अंदर हमारा जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का देश है, लगभग 130 से 135 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश भारत, बुरी तरीके से यहाँ पर मात खा रहा है। प्रतिदिन लाखों लोगों की जान जा रही है। इंडिया की स्थिति अभी वर्तमान में क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वर्ल्ड की स्थिति क्या है, टोटल वर्ल्ड वाइड स्थिति क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे मित्रों। देखिए आपको मैं बता दूं, अब तक लगभग, अभी हम मई की बात करें, मई 2021 तक आप यदि मान करके चले तो 2.4 करोड़ के आसपास यहाँ पर एक्टिव केसेस भारत के अंदर मौजूद है मित्रों। यानी लगभग 2.5 करोड़ केस भारत के अंदर एक्टिव फॉर्म में है। इनमें से रिकवर होने की जो संख्या है वो 2.01 करोड़ है मित्रों। 2.01 करोड़ रिकवर हो चुके हैं, यानी मैं कह सकता हूँ लगभग 80 to 90% रिकवरी रेट है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं डेथ जो है, भारत के अंदर जो डेथ है वो 2 से 2.5 लाख को क्रॉस कर चुकी है मित्रों। 2.62 लाख यानी 2,62,000 से अधिक मौतें केवल और केवल हमारे प्यारे भारत के अंदर हो चुकी है मित्रों। बहुत दुखद बात है।
और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वाइड यदि इसकी मैं पोजीशन निकालूं तो मैं आपको बता दूं टोटल केसेस पूरे विश्व के अंदर लगभग 16.1 करोड़ एक्टिव केसेस मौजूद थे। 16.1 करोड़ मित्रों, बहुत बड़ी संख्या होती है ये। रिकवरी रेट पूरे वर्ल्ड वाइड में भी कहनी मुश्किल है थोड़ी, लेकिन डेथ की जो रेट है लगभग 33.4 लाख, 33.4 लाख, यानी 33 लाख से ज़्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं पूरे विश्व के अंदर। कितनी भयावह स्थिति है वो आप इस ग्राफ से अंदाजा लगा सकते हैं और इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात मित्रों यही नहीं थम रही, बात यह है कि ये जो सेकेंड वेव आई है, सेकेंड वेव जो इस कोरोना वायरस की आई है, ये मोस्टली उन लोगों पर इफेक्ट कर रही है जो युवा हैं। फर्स्ट वेव के अंदर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव थे आपके बुजुर्ग वर्ग के लोग, है ना। बुजुर्ग वर्ग के लोग जो थे, 50 से ऊपर वाले जो लोग थे, 45 से ऊपर वाले जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं डेंजर जोन में थे। परंतु सेकेंड वेव के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 18 से 40, 18 से 45 के बीच के जो युवा लोग हैं उन पर काफ़ी कुछ इफेक्ट हुआ है और अचानक से वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो भारत ने क्या लापरवाही की वो आपको इस ग्राफ के अंदर नजर आ रही है मित्रों। इस ग्राफ के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको, चेक कीजिए आप। पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं टर्की के अंदर देख लो, सऊदी अरेबिया के अंदर देख लो, ईरान के अंदर आप देख लो, तुर्कमेनिस्तान के अंदर आप देख लो, चाइना तो लगभग पूरी तरीके से रिकवर हो गया है। इसके पास ऐसी क्या औषधि है मित्रों? सबसे बड़ा सोचने वाला सवाल ये आ रहा है कि जब यहीं से ये सारी चीज शुरू हुई, इसके वुहान से ही ये कोरोना वायरस प्रारंभ हुआ। सबसे ज्यादा विश्व के अंदर आबादी भी चाइना की है, तो क्या कारण है कि ये 2020 में भी सबसे ज़्यादा मौतें इसने नहीं दी? और क्या कारण है कि 2021 के अंदर पूरी तरीके से सेकेंड वेव में चाइना साइलेंट बैठा है और ये दावा कर रहा है कि हमने कंट्रोल कर लिया है? तो ऐसी क्या रामबाण औषधि है उसके पास, जबकि वो जो वैक्सीनेशन, जो उसकी फाइजर वैक्सीनेशन जो सप्लाई कर रहा है विश्व के अंदर, उसकी रेट बहुत खराब है। उसका वैक्सीन, चाइना का वैक्सीन उसी तरीके से है जैसे चाइना का माल मार्केट में बिक रहा है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो रात तक वाली स्थिति बन रही है मित्रों। उसकी वैक्सीन की भी यही स्थिति है। उसकी वैक्सीन, चाइना की वैक्सीन लगाने के बाद व्यक्ति चल गया तो चांद तक पहुंच जाएगा और नहीं चला तो रात को ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी विश्वसनीयता वाली, बिल्कुल गैर विश्वसनीयता वाली वैक्सीन ये ला रहा है। इसके बावजूद ये दावा कर रहा है कि हम पूरी तरीके से यहाँ पर फ्री हुए। तो क्या कारण है कि पूरी तरीके से टारगेटेड जोन में चल रहा है आपका इंडिया? अगर आप ध्यान से देखें इस नक्शे को, अगर आप ध्यान से इस नक्शे को देखें मित्रों, मैं इस नक्शे के अंदर एक ही चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। क्या हाईलाइट करना चाह रहा हूँ आप देखिए ध्यान से। इस पूरे नक्शे के अंदर भारत की स्थिति बहुत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आप ये देखिए, बहुत मास केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितने भी आपको ये जोन्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड भारत हुआ है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं हम लापरवाह हो गए मित्रों, और दूसरा कारण ये भी है कि सरकार की तैयारी भी पूरी नहीं थी मित्रों। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, उन लोगों ने इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया कि इसकी सेकेंड वेव भी आ सकती है और उसके लिए हमको रिकवरी रेट क्या करनी पड़ेगी। और दूसरा नंबर, जनता बहुत ज़्यादा लापरवाह है भारत की। उनको फुर्सत ही नहीं है अपनी बातें करने में, वो अपनी बातें करने में मस्त हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब फर्स्ट वेव यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही थी, अगर आप देखें अगस्त सितंबर के बाद से, अगस्त सितंबर से लेकर के फरवरी के आसपास तक हमारे पास समय था। हम रिकवरी रेट के दौरान एक चीज़ करते हैं कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाने पर ध्यान देते, और उसके बाद हम अपनी आने वाली वेव को कैसे रिकवर करेंगे उसमें संसाधन पर काम करते। ऑक्सीजन सिलेंडर पर हमको काम करना चाहिए था, हमको वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने पर काम करना चाहिए था, हमको अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर काम करना चाहिए था। लेकिन मित्रों, हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। यहाँ की जनता ने भी लापरवाही दिखाई। उनको लगा कि भाई कोरोना तो गायब हो चुका है, मास्क पहनना छोड़ दिया कई लोगों ने। कई लोग जो है सड़कों पर ऐसे घूमने लगे जैसे मेले में घूम रहे मित्रों। उन्होंने अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद मास्क बिल्कुल फेंक दिए, उनको ध्यान ही नहीं रहा मास्क कहाँ पड़ा हुआ है। और जब पूछा जाता कि क्यों नहीं पहन रहे हो, भाई कई मीडिया के मित्रों ने पूछा क्यों नहीं पहन रहे हो, तो कह रहे हो कोरोना कहाँ है, वो तो गायब हो चुका है। अब उनसे पूछिए जरा जाकर कहाँ गायब हुआ था कोरोना। अच्छा, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की मैं बात करूँ, प्रशासन डिपेंड करता है सरकारों पर, गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी लापरवाही, चाहे वो राज्य सरकार हो पूरे देश की, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कहीं ना कहीं अपना पूरा ध्यान इलेक्शनों की तरफ उन्होंने लगा दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई इसकी जो सेकेंड वेव आने वाली है उसको हम कैसे रिकवरी करें। हालांकि सरकार ने प्रारंभ में अच्छा प्रबंधन किया था, टीके लगवाने का काम किया था, लेकिन वहाँ पर भी मित्रों अंधविश्वास जो हमारे देश पर भारी पड़ रहा है। इतनी वैक्सीनेशन करने का जब समय था तब हम नई नई प्रकार की कहानियां गढ़ रहे थे, तब हम नए नए प्रकार के ढकोसले गढ़ रहे थे। और जब वैक्सीनेशन नहीं लगवाया हमने, और इधर सरकार ने भी ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं किया, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया इस विषय पर, तो धीरे धीरे जब आपने देखा कि मार्च का महीना हमारा यहाँ पर आना प्रारंभ हुआ, मार्च से अप्रैल में जाते जाते ये हालात हो गए
कि हमारे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ गए, अस्पताल कम पड़ गए, लोग सड़कों पर मरने के लिए मजबूर हो गए। मित्रों, ये जो अर्थव्यवस्था हमारी, आप देखिए, ये स्थिति है हमारे देश की, ये स्थिति है हमारे देश की। सबसे पहली चीज़, जनसंख्या कंट्रोल नहीं करना चाहते हम लोग। हम लोगों को लगता है कि भाई हमारे घर में पैदा कर रहे हैं, तुम्हारा थोड़ी खा रहे हैं। कई लोगों की ये थिंकिंग है, घर में 5-5, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान की देन है। नालायक, वो काम गलत तुम कर रहे हो और भगवान के ऊपर दोष दे रहे हो कि भाई ये तो भगवान की देन है। अरे, जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है देश में। 130-135 करोड़ का देश जब वैक्सीनेशन करने के लिए आगे आएगा तो कैसे वैक्सीनेशन होगा, बताइए आप मुझे। इतने अस्पताल कहाँ से लाएंगे हम ऐसी महामारी में? हम इतने लोगों को कहाँ समझाने जाएंगे? आपको इन चीज़ों को समझना होगा। हमारे पास संसाधनों की कमी, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो रही है। संख्या हम बढ़ाते जा रहे। तो सबसे पहला मेरा सरकार को सुझाव है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। चाहे जितना विरोध हो, विरोध होने दीजिए। अच्छे काम का हमेशा विरोध होता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत जरूरी है इस देश के अंदर, और बिल्कुल घोषित कर दिया जाए कि इतनी जनसंख्या से अधिक, 2 से अधिक बच्चे किसी भी के भी घर में पाए जाएं तो उसको हर प्रकार की जो सुविधा गवर्नमेंट से प्राप्त हो रही है उससे वंचित किया जाए। क्यों नहीं कंट्रोल होगा? बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, हमको ये खुद की सरकारों की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, इस प्रकार की रैलियां आयोजित की जा रही थी जब देश सड़कों पर मर रहा है, और आप इस प्रकार की राजनीतिक रैलियां अगर आयोजित कर रहे हैं तो आप इस विश्व समुदाय को क्या संदेश देना चाह रहे हैं मित्रों? क्या इतनी बड़ी भीड़ के अंदर कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है? क्या इतनी बड़ी भीड़ में किन लोगों ने कहीं पर मास्क पहन रखे हैं? क्या इतनी बड़ी भीड़ के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं, क्या ये हजारों लाखों की भीड़ जाकर पूरे देश को इन्फेक्टेड करने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या इन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया? कोई सर्टिफिकेट है क्या इन लोगों के पास? नहीं। तो कहीं ना कहीं एक कहावत है कि हमारा जो लीडिंग कैरेक्टर होता है, लीडिंग कैरेक्टर यानी घर का जो मुखिया जैसा कार्य करता है, घर के अन्य सदस्य उसी को फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से देश का जो मुखिया जिस प्रकार से गतिविधि करेगा, या हमारे जिले का मुखिया जिस प्रकार की गतिविधि करेगा, तहसील का मुखिया जिस प्रकार की गतिविधि करेगा, लोग उसको फॉलो करेंगे। जनप्रतिनिधियों ने खुद ने मास्क लगाना छोड़ दिया। प्रशासन कई लोगों को वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में असफल रह रही है। आप मित्रों, खुद जनता को भी तो सोचना पड़ेगा ना। जान तो आप लोगों की जा रही है, आप लोग न खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाह रहे हो, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। पॉजिटिव आकर बाहर घूम रहे हैं, पॉजिटिव आकर गप्पे लगाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कई लोग मास्क पहनना जरूरी नहीं समझ रहे, 2 गज की दूरी को मजाक बनाकर रखा हुआ है। तो इसलिए स्थितियाँ हमारी भारत देश की बिगड़ती जा रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा का कम होना भी इसकी वजह रहा, और कहीं ना कहीं आत्मनियंत्रण में कमी भी इसकी वजह रही, और पूर्ण तैयारी भी नहीं रही। इस कारण से यहाँ पर बहुत ही गंभीर समस्या देखने को मिली। मित्रों, फिर मैं आपको बता दूं, भारत ने हालांकि वैक्सीनेशन करवाने का काम 2020 से लगभग शुरू किया था। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारे पास में प्रारंभ में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीनेशन का काम लगातार चल रहा था, और अभी रूस से एक नई खेप स्पुतनिक की भी मंगाई जा रही है, और वो लगभग 1 या 2 खेप आ चुकी है भारत के अंदर, और अन्य वैक्सीनेशन भी इसके अंदर जोड़ा जा रहा है ना। DRDO ने भी इसकी शुरुआत की है। तो कुछ अलग अलग प्रकार की वैक्सीनेशन भी, अभी आपको वैक्सीन भी देखने को मिलेगी। परंतु अभी जो एक बड़े मात्रा में जो चल रहा है वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी भारत के अंदर चल रहा है। ये अगर आप कोवैक्सीन देखें तो भारत बायोटेक ने इसको बनाया है, और अगर मैं बात करूँ कोविशील्ड की तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका निर्माण किया था, ठीक है ना। जिसके वो पूना वाला जो है वो इसके CEO थे, जो घोड़े चढ़ाने वाले जो मालिक थे, वो इन्होंने रिस्क लेकर के भारत के लिए ये कोविशील्ड बनाने का काम किया। लेकिन मित्रों, कितनी बड़ी विडंबना है, जो आदमी देश के लिए वैक्सीन बनाने का एक रिस्क लेकर वैक्सीन बना रहा है, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को धमका रहे हैं। मित्रों, अभी आपने सुना होगा, वो धमकी से डर करके कुछ दिनों के लिए वो बाहर चले गए थे, देश छोड़कर बाहर चले गए थे। कुछ राज्य के CM उनको धमका रहे थे कि भाई मुझे इतनी चाहिए, इसकी खेप चाहिए, इतनी खेप चाहिए। अरे भाई, तुम राज्यों के CM हो या कहीं पर टुनटुना बजाने वाले कोई बंदरों की तरह काम कर रहे हो? आप लोगों ने खुद ने तैयारी नहीं की, अपने राज्यों को संभालने का काम आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों ने प्री प्लानिंग नहीं की, आप लोगों ने समय देखते ही गैदरिंग करना प्रारंभ कर दिया, आप लोगों ने रैली निकालने का काम किया, आप लोगों ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कैसे मन से प्रेरित किया जाए उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। देखो मित्रों, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे क्लास के अंदर भी काफ़ी बच्चे होते हैं। डंडे के जोर पर जो काम नहीं किया जा सकता, वो प्यार से बात कहकर लोगों के दिल तक पहुँचाकर उस काम को कराया जा सकता है। यदि आप डंडे के जोर पर मास्क लगाने के लिए कहेंगे, डंडे के जोर पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहेंगे, लोग नहीं करेंगे मित्रों।
कहीं ना कहीं उनके दिल तक बात पहुंचानी पड़ेगी, और दिल तक बात पहुंचाने के लिए आपको अपने शब्दों को मीठा रखना होगा। आपको उनको कहीं ना कहीं बातों को अच्छे प्रेम पूर्वक समझाना पड़ेगा कि इसका ये रिजल्ट हो रहा है। आपको लोगों की मरती हुई तस्वीर दिखानी पड़ेगी कि देखिए मित्रों, अगर नहीं पहनोगे तो ये स्थिति बन रही है, अब आप क्या चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको उन चीज़ों को यूज़ में लेना पड़ेगा। और मैं सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दें, अधिक से अधिक वैक्सीन लगाने पर काम करें। अभी जो 18 से 40-45 वर्ष के बीच की जो वैक्सीनेशन चल रही है उसके अंदर भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, रजिस्ट्रेशन कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको वैक्सीनेशन पर काम करना है। मित्रों, इजराइल ने अपने सारे लगभग जनता को 100% वैक्सीनेशन करा दिया, इसलिए मास्क फ्री हुआ। तो क्यों ना हम भी इस पर ध्यान दें और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन पर जोर दें। एक आइडिया मित्रों कहीं ना कहीं अभी चल रहा है, यूट्यूब के अंदर भी एक आइडिया वायरल हुआ था, उसी आइडिया को मैं फिर से दोहरा दूं आपको कि गाँवों के अंदर फर्स्ट वेव जो आई थी वो गाँवों के अंदर बिल्कुल नहीं थी, गांव सुरक्षित थे, लेकिन इस सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है गाँवों में। कारण क्या है कि शहरों के लोग तो लगभग गए साल की पीड़ा से त्रस्त हैं, तो कहीं ना कहीं वो केयर कर रहे थे। गाँवों में अब इतनी अधिक मात्रा में ये वायरस घुल चुका है कि लगभग हर घर के अंदर 2 से 3 लोग इन्फेक्टेड हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास गाँवों के अंदर अस्पताल की सुविधा नहीं है। अगर आप शहरों की तुलना में अस्पतालों की बात करेंगे तो अभी जो एक आंकड़ा कहता है लगभग हमारे पूरे भारत देश के अंदर जब शुरुआत में 2020 के अंदर जब कोरोना वायरस आया था तो 800-850 ऐसे सेंटर बनाए गए थे पूरे देश में। केवल 800-850 ऐसे सेंटर बनाए गए थे जहां पर मरीज संपर्क कर सकता था। उसमें से मुश्किल से 60 से 70 ऐसे सेंटर गाँवों के लिए थे। अब आप विचार कीजिए, हमारे 90 करोड़ की आबादी गाँवों में निवास करती है मित्रों, उनके लिए 60 से 70 केवल सेंटर होंगे तो लोग कैसे अपना इलाज करवाएंगे। अगर 90 करोड़ का 1% लोग भी अगर पॉजिटिव हुए तो वो 60-70 सेंटर तो पूरी तरीके से भर जाएंगे, लोग सड़कों पर मरने के लिए त्रस्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गाँवों के अंदर भी हमको प्रेरित करना पड़ेगा। एक शिक्षा की कमी आ जाती है, तो एक आइडिया भी वायरल हो रहा है, उसी आइडिया को मैं दोहराना चाह रहा हूँ मित्रों कि गाँव में जो कुल्फी वाले आते हैं, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को क्या होता है, वैक्सीन को कहीं ना कहीं हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाँव में समस्या आती है, क्योंकि उसको हमको क्या करना पड़ता है, ठंडा रखना होता है, उसके टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है, उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर उसका इतना देना पड़ता है कि वो वैक्सीन खराब ना हो। तो कहीं ना कहीं कुल्फ़ी वालों का हम सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि कुल्फ़ी वाले जो है वो गाँवों की कोई ऐसी गली नहीं छोड़ते हैं जहाँ वो जाते ना हो। तो उनके पास एक अच्छा खासा फ्रीजिंग सिस्टम भी होता है कुल्फ़ी जमाने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया जाए या उसके अंदर वैक्सीन जितनी आ सके एक बार में वहाँ पर सप्लाई की जाए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कुल्फ़ी वाला आता है तो गांव में एक खुशी का माहौल बन जाता है और बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, लोग कुल्फ़ी लेने लग जाते हैं। इसी प्रकार का कुल्फ़ी वाले के उस डिब्बे के अंदर यदि वैक्सीन पहुँचाई जाए तो वैक्सीन खराब होने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर डाउन रहेगा। और उस कुल्फ़ी वाले के माध्यम से गली गली, मोहल्ले और गाँव तक वैक्सीन पहुंचाई जा सकती है, लोगों को प्रेरित करके लगाया जा सकता है। इसको हमको काम करना पड़ेगा, तब जाकर भारत देश सुरक्षित होगा मित्रों, और इस पर हमको काम करना पड़ेगा। देखो हमारा प्यारा भारत देश अभी खतरे में है मित्रों। अभी सबसे ज़्यादा खतरा जो सेकेंड वेव में है वो भारत देश पर मंडरा रहा है। बाकी विश्व के अन्य जो आपको ये महाद्वीप दिख रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना कम हो चुका है, लेकिन हमारे एशिया के अंदर हमारा जो भारत आ रहा है, भारत के अंदर मित्रों अभी हमारे इस प्यारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति गर्मा गई। आप चाहे कहीं भी किसी भी राज्य के अंदर देख लो, लगभग सभी जगह पर कोरोना वायरस की जो इफेक्टेड जो आपको आ रहे हैं वो बहुत मास कम्युनिकेशन की स्थिति में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मास में आने शुरू हो गए मित्रों। और मैं आपको बताऊं कि अगर ये स्थिति बनती रही और इसी प्रकार से हम चलते रहे तो भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी मित्रों। मैं आप सभी लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे इस प्यारे भारत को यदि आपको बचाना है तो आपको सबसे पहले अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जारी रखना होगा। मास्क मित्रों 2 लेयर मास्क पहनने का प्रयास कीजिए। 2 लेयर मास्क नहीं है तो 2 मास्क लगाइए, 3 मास्क लगाइए, कहीं भी बाहर निकले 2-3 मास्क आपको लगा कर रखने मित्रों, क्योंकि सेकेंड स्ट्रेंथ जो आ रही है ये बहुत खतरनाक और बहुत हेवी है। ये एयर के अंदर भी अपने ड्रॉपलेट्स छोड़ रही है और काफ़ी घंटों तक ये एयर के अंदर भी मौजूद रहता है। अगर आप बिना मास्क के निकलेंगे कहीं से और अगर एयर के अंदर वायरस मौजूद है, आपने सांस लिया, आपके सांस के साथ वो अंदर चला जाएगा और आपके साथ वो आपके घर पहुंच जाएगा, आपके घर के अंदर सभी लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मित्रों इससे बचना है हमको। दूसरी चीज़, जो लोग पॉजिटिव हो गए हैं उनको मोटिवेट करने के लिए भी हमने कुछ वीडियो बना रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाकर देख लीजिए। वो वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँचाए जो पॉजिटिव है। आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपने आप में आपको नियंत्रण रखना है मित्रों, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता दूँ, पॉजिटिव होने के बाद
डॉक्टर से सलाह मशवरा करके, परामर्श लेकर के आपको घर पर ही कोर्स लेने का प्रयास करना है। यदि आपकी ज़्यादा सिचुएशन खराब नहीं है तो आपको भीड़ नहीं करनी है जा कर के हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं आपको बता दूं मित्रों, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर कुछ सक्षम लोग जाकर के भीड़ कर देते हैं। ऐसे सक्षम लोग जो घर पर सारे काम कर सकते हैं, वो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को फुल कर रहे हैं, वहाँ जाकर ज़बरदस्ती बेड घेर करके बैठे हैं। ऐसी स्थिति में गरीब जो व्यक्ति है ना, जो अफोर्ड नहीं कर पाता मित्रों, आपको समझना पड़ेगा, लगभग 1-1.5 साल से गरीब लोगों के पास में पैसा नहीं है, 2 टाइम खाना खाने के लिए अनाज मौजूद नहीं है। यदि ऐसे व्यक्ति को कोरोना हो जाए और उसको वहाँ लाइन में लगना पड़े मित्रों, और वहाँ उसको बेड उपलब्ध नहीं हो, तो उसका देखने वाला कौन होगा मित्रों? आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जो सक्षम लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इस बात को समझें। थोड़ी सी प्रॉब्लम होते ही तुरंत आप हॉस्पिटल ना पहुँचे। आपको ऐसा लगे कि नहीं अब मेरी स्थिति खराब है, आप ऑक्सीमीटर ला सकते हैं। जो सक्षम लोग हैं ऑक्सीमीटर मंगा सकते हैं, ला करके लगातार अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहे। अगर आपका 94-95 से ऊपर है ऑक्सीजन लेवल, तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप रोनिंग गतिविधि कर सकते हैं। कल मेरे माताजी ने आपको ये पूरी डिटेल जानकारी दी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक कर लें और वो जानकारी भी पूरी देख लें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताई गई है, उसको फॉलो कर सकते हैं, कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। 14 दिन आइसोलेट रह सकते हैं मित्रों। भगवान राम 14 साल आइसोलेट रहे थे, तो आप 14 दिन नहीं रह सकते हैं क्या? आपको स्वनियंत्रण तो करना पड़ेगा ना। अभी पूरे कोरोना काल में आपने देखा है रामायण, तो उसका थोड़ा बहुत 14 दिन का तो पार्ट सीखिए आप। दूसरी चीज़, ज़बरदस्ती जाकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल भरने का प्रयास ना करें। अपना बेड छोड़ दें यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो। एक किसी गरीब व्यक्ति को मिलेगा तो उसको, उसकी जान कहीं ना कहीं बचेगी। उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास साधन नहीं है मित्रों। दूसरी चीज़, आप प्रयास करें कि आसपास के ऐसे लोग जो 2 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन तक भोजन पहुंचाने का प्रयास करें, उन लोगों को सपोर्ट करने का प्रयास करें। क्योंकि जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, वो तो इस लॉकडाउन के अंदर मर जाएगा ना मित्रों। उसको संभालने का प्रयास करें, आप मदद करने का प्रयास करें। एक दूसरे के साथ सक्षम होकर खड़े रहें, सशक्त होकर खड़े रहें। एक दूसरे के साथ अगर हम खड़े रहेंगे तो मिलकर हम इस पूरे भारत देश को भी बचाएंगे, पूरी संस्कृति को बचाएंगे, मानव जाति को बचाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि तीसरी लेयर भी जल्द आने वाली है मित्रों, तो आप लापरवाही ना करें। अक्टूबर-नवंबर के पास इसकी 3rd लेयर भी आएगी मित्रों, तो आप लापरवाही ना करें और लगातार सेफ जोन में बने रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। लगातार यदि कोई समस्या आ रही है तो चेकअप कराते रहें, डॉक्टर के परामर्श से कोर्स लेवें। और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को आपको फ़ोन के माध्यम से या इस मैसेज को सेंड करके माध्यम से लोगों को आप जागरूक करें। गांव में प्रत्येक लोगों तक पहुंच चुका है, उनकी हो सकता है टेस्टिंग ना हुई हो, उनको पता नहीं चला हो, लेकिन वहाँ पर भी आपको जागरूकता फैलानी और हमारे इस प्यारे भारत देश को हमको बचाना है। अभी गंगा नदी के अंदर भी लाशें बहती हुई आ रही मित्रों। ऐसी तस्वीरें इस देश ने देखी। बड़ा दुर्भाग्य है कि नदियों के अंदर लाशें बहाने पर मजबूर हो गए लोग, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बचा मित्रों। शमशान घाट के अंदर लाइनें लग रही है, वहाँ पर भी रिसोर्सेज के लिए लकड़ी की हम लोग इतने नालायक हो गए हम लोग कि शमशान की लकड़ियों की रेट बढ़ा दी गई है मित्रों। एक गरीब आदमी शमशान की लकड़ियाँ नहीं खरीद पा रहा है, तो वो अपना अंतिम संस्कार कैसे करेगा? उससे वो बचने के लिए, अपने पास खाने पीने का पैसा नहीं है तो कैसे अंतिम संस्कार करे? इससे बचने के लिए वो नदी में लाशें प्रवाहित की जा रही है मित्रों। देश ने वो सीन भी देखा है। और मैं तमाम व्यापारियों से, तमाम जितने दुकानदार हैं, जितने बड़े ब्रोकर्स हैं, जितने इस देश के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ मित्रों, ये महामारी इस समय आप जैसे लोगों की इस देश को ज़रूरत है। आप ज़बरदस्ती 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में ना बेचें मित्रों, क्योंकि उस 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में तो क्या 200 रुपये में भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति तो खरीद लेगा जो सक्षम होगा। लेकिन उस 10 रुपये की चीज़ को यदि आप 100 रुपये में बेचोगे तो एक गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा और कहीं न कहीं वो सड़क पर तड़प कर जान दे देगा और उसके दोषी आप लोग होंगे मित्रों। तो इन रेटों को ना बढ़ाएं, देश को सहयोग करें। इस समय आवश्यकता कमाने के लिए पूरा आपकी जीवन पड़ा है। जब ये महामारी समाप्त हो जाएगी तो ये देश याद रखेगा कि जिन लोगों ने रेटें बढ़ाई है उन लोगों को बद्दुआएं लगेगी मित्रों, और जिन लोगों ने इस महामारी के अंदर लोगों को सहयोग किया वो दुआओं के हकदार होंगे। तो ये देश सारी चीज़ें देखेगा, सारी चीज़ नोट करेगा। आप सभी से मेरा एक ही विनती है, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भारत देश को मजबूत बनाएं और कोरोना फ्री बनाएं। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी ही मैं आशा करता हूं। पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। और भी अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अधिक से अधिक मित्रों तक। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।